सभी को नमस्कार। आज का हमारा उप विषय है अव्ययी भाव समास। इससे पहले जो है हमने समास किया था, समास की परिभाषा व उसके प्रकार। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास बनता है सम उपसर्ग पूर्वक अस्य धातु से गयः प्रत्यय करने पर। ठीक है, तो वो क्या शब्द बन जाता है? समास। ठीक है, उसके बाद समास किन के बीच में होता है? समास होता है दो पदों के बीच में। समास कहाँ पर होता है? समास जो है वो 5 प्रकार का होता है, जिनमें हमने सबसे पहले किया था कि केवल समास। सर्वप्रथम क्या था? केवल समास था। केवल समास क्या होता है? जो विशेष संज्ञा से विमुक्त होता है, जिसको कोई नाम न दिया गया, उसे क्या नाम दिया गया? केवल समास। उसके बाद सेकंड हमारा जो है, जो हम आज करेंगे वो क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद प्रधान हो और अव्यय शब्द हो। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड किया था जो हमारा है तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या था? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद हमने किया था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वि से द्वंद्व, दो के बीच में होते हैं तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ये हमारा फोर्थ था। और फिफ्थ क्या था? बहुव्रीहि समास। तो आज हम करते हैं हमारा अव्ययी भाव समास। तो देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः। द्वितीय इसका मतलब क्या है? कि ये दूसरा समास है। अव्ययी भाव समास कौन सा है? दूसरा। पहला था केवल समास। तो प्रधानो अव्ययी भावः, दूसरा कौन सा होगा? अव्ययी भाव। तो पूर्व पदार्थः प्रधानो, जिसमें क्या होता है? पूर्व पदार्थ जो है वो प्रधान होता है। और डेफिनेशन देखिए, जिसमें पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वह क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद। तो जिसमें पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो चेंज हो जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरा शब्द आता है, तो हम उनको वर्णित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो अनु शब्द है उसका अर्थ क्या है? वो किस में चेंज हो जाता है? पश्चात और योग्यम अर्थ में इसको हम प्रयोग करते हैं। अनु मतलब पश्चात, बाद में। ठीक है, और योग्यम किसी चीज़ के योग्य होना। ये तो दोनों उसके अर्थ हैं अनु के। ठीक है, और विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। अब देखिए कौन सा किस में चेंज होगा और किस में विभक्ति लगेगी। जैसे अनुरथम है, सबसे पहले जो है हमें अनुरथम शब्द को देखा तो अनुरथम में क्या है? स्टार्टिंग में ही अव्यय है, तो हमें इससे पता चल गया कि यह अव्ययी भाव समास है। मान लो कहीं पर भी परीक्षा में हमारे सामने ऐसा शब्द आए और पूछ ले कि कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अनु शब्द को देखते ही हम क्या कहेंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें अव्यय दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह मीन्स जो हमें ये समस्त पद दिया हुआ है। समस्त पद का मतलब होता है एक पद। ठीक है, समस्त पद का मतलब क्या है? एक पद। और 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद होता है। जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा वही हमारा अव्ययी भाव समास है। और जो ये पूरे का पूरा क्या है? अनुरथम समस्त पद है, और ये सामने क्या दे रखा उसका? समास विग्रह। अब समस्त पद क्या होता है? समस्त पद, समस्त का मतलब सारे का सारा पद को क्या बना देना? एक पद बना देना, वो क्या होता है? समस्त पद होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है जब हम उसको अलग अलग करते हैं, विग्रह कर देते हैं, तो वो क्या होगा? हमारा समास विग्रह। ठीक है, अब इसमें 2 शब्द आए हैं या 2 पद आए हैं, अनु और रथम। ठीक है, अब पहला पद ही प्रधान है क्योंकि अव्यय है, तो ये पहला पद लास्ट में चला जाता है। ठीक है, और जो दूसरा पद है उसमें हम विभक्ति लगाते हैं वो पहले। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात और योग्य में। तो ये कहाँ पर चला जाता है? बाद में। और जो षष्ठी विभक्ति है वो कहाँ पर आ जाती है? पहले। समझ में आ रहा है? हर एक में हमने यही करना है कि जो अर्थ होगा वो आएगा बाद में। अर्थ कहाँ पर आएगा? बाद में। और जो विभक्ति दी हुई है वो कहाँ पर आएगी? पहले। ठीक है, अब अर्थ किसका था? अनु का, तो अनु शब्द का जो भी चेंज होगा वो बाद में जाएगा।
और जो बाद वाला शब्द है उसका पहले विभक्ति लगाएंगे। देखिए अनुरथम है तो रथा नाम पश्चात इति, पश्चात के बाद इति लगाएंगे। अनुवृक्षम शब्द है, वृक्षस्य पश्चात इति, वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति है, रथा नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, वो हम शब्द के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है अनुरूपम, रूपस्य योग्यमिति, रूप के योग्य, रूप के योग्य, ठीक है। इसके बाद है अनुरामं, रामस्य पश्चात इति, ठीक है। और इसके बाद है अनुविष्णु, अनुविष्णु दिया हुआ है तो क्या आएगा, विष्णु पश्चात इति। ये हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया, अनु शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद जो है उपशब्द है, उपशब्द का प्रयोग करते हैं समीप के अर्थ में। विभक्ति कौन सी लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। उपशब्द किस में चेंज होता है, समीपम में। उप का मतलब भी यही होता है समीप, और विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति। तो उपगजम शब्द है, इसका मतलब क्या है, हाथी के पास। उप किस में चेंज हो गया, समीपम में। गजम में कौन सी विभक्ति लगा दी, षष्ठी। देखिए उप में समीप में चेंज हुआ तो बाद में आया, और गजम शब्द है बाद में दिया हुआ है तो विभक्ति लगा दी हमने क्या, षष्ठी, गजस्य समीपम। इसके बाद है उपकृष्णम, उप किस में चेंज हुआ, समीपम में, और कृष्णम में कौन सी विभक्ति लगा दी, षष्ठी, कृष्णस्य समीपम। इसके बाद है उपनगरम, नगर के पास, नगर के समीप, तो उप समीपम नगरम नगरस्य, ठीक है। तो इसी तरह से थर्ड देखिए सह, सह का जो है स शेष रह जाता है, सह का क्या शेष रह जाता है, स, और किस अर्थ में, सहित अर्थ में। तो स के जो है तीन अर्थों में हम इसको प्रयोग करते हैं, तीनों को इसमें हम वर्णित करेंगे। और विभक्ति कौन सी आएगी, तृतीय विभक्ति। कहाँ पर, सहित अर्थ में तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। उदाहरण देखिए सधनम, धनेन सहितम, धन सहित, ठीक है। इसके बाद है सचित्रम, ये देखिए सचित्रम है तो चित्रेण सहितम तृतीय विभक्ति है। सकुशलम, कुशलेन सहितम, कुशल सहित, कुशलता के साथ, ठीक है। इसके बाद है हमारा शब्द है स का सादृश्य अर्थ में प्रयोग करते हैं, स को सदृश्य अर्थ में, समानता अर्थ में प्रयोग करते हुए तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे स सखी तो सदृशः सखी, स सखी किस में चेंज हो गया, सखी बाद में आया, और स सदृशः सख्या, सदृशः सख्या, तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय विभक्ति। और समास स शब्द लगा हुआ था पहले तो वो क्या बन गया हमारा, अव्ययी भाव समास। इसके बाद है संपत्ति अर्थ में, स शब्द का प्रयोग किसमें है, संपत्ति अर्थ में। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति। उदाहरण देखिए सक्षत्रम, क्षत्राणाम संपत्ति, षष्ठी बहुवचन आया है, ठीक है, षष्ठी बहुवचन, क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ शब्द दिया हुआ है वो दे रखा है निर, निर इसका मतलब होता है अभाव, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। निर का मतलब क्या है, अभाव है, तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति। जैसे उदाहरण देखिए निर्मक्षिकम है, निर्मक्षिकम, तो षष्ठी विभक्ति क्या बनी, मक्षिकाणाम, और निर किस में चेंज हुआ, अभावः, तो क्या बन गया, मक्षिकाणाम अभावः इति। इसी तरह से देखिए निर्जनम शब्द है, निर्जनम शब्द है। अब यहाँ देखना कि र ऊपर गया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर र आधा था, और इसीलिए र जो आधा वर्ण होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो निर्जनम, जना नाम अभावः, लोगों का अभाव या लोगों की कमी, इस तरह से हम इसका समास विग्रह करते हैं। तो और थर्ड उदाहरण जो दे रखा है निर्बाधम, बाधा नाम अभावः, बाधाओं की कमी, ठीक है। जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं उनके रास्ते में जो है बाधाएं आती हैं, लेकिन वो उन बाधाओं को दूर कर देते हैं, उन बाधाओं की कमी कर देते हैं, ठीक है, बाधा नाम अभावः। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है प्रति शब्द है। प्रति का मतलब क्या है, दो बार बोलने के अर्थ में। प्रति का मतलब क्या है, दो बार बोलने के अर्थ में, मतलब जो भी शब्द प्रति के बाद होगा उसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है। सुन लो दोबारा से कि जो भी प्रति के बाद शब्द दिया होगा उसको हम रिपीट करते हैं, दो बार बोलते हैं, और इनमें द्वितीय और सप्तमी दोनों विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसमें, प्रति शब्द जहाँ पर दिया हुआ हो। तो देखिए उदाहरण प्रतिदिनम शब्द है, प्रतिदिनम
और प्रति के बाद दिनम शब्द आया है तो द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी, दिनम दिनम इति। अब दिनम क्या है, द्वितीय विभक्ति थी, और अगर हमें इसी का सप्तमी विभक्ति में भी बनाना हो तो क्या बनेगा, दिने दिने इति, ये सप्तमी विभक्ति होगी। इसके बाद दे रखा है प्रत्यक्षम। क्या दे रखा है, प्रत्यक्षम। अक्षम अक्षम इति द्वितीय विभक्ति और अक्षय अक्षय इति में सप्तमी विभक्ति बनेगी। ठीक है, अक्षय अक्षय सप्तमी विभक्ति बनती है। जैसे राम शब्द रूप है, राम के अनुसार ही हम, जैसे रामः सिर्फ एक वचन बता रहे हैं, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, और सप्तमी में क्या बन जाता है, रामे। उसी तरह से क्या बन गया, दिने। उसी तरह से क्या बन गया, अक्षय। ठीक है, और उसी तरह से अब बाद में क्या बनेगा, एक उदाहरण और जो है गृह। ठीक है, थर्ड उदाहरण दे रखा है प्रतिगृहम। द्वितीय विभक्ति में अगर बनाएं तो क्या बनेगा, गृहम गृहम इति, और सप्तमी में जब बनाते हैं तो क्या बनता है, गृहे गृहे इति। ये हमने प्रति शब्द का प्रयोग देखा। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट रहता है हमारा कि यथा शब्द। यथा किस में चेंज हो जाता है, अनतिक्रम्य में। किस में, अनतिक्रम्य में। और विभक्ति कौन सी आती है, द्वितीय। कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय। तो देखिए उदाहरण, यथा शक्ति। यथा का क्या किस में चेंज होगा, अनतिक्रम्य। आप देखिए के अनुसार बाद में आ गया, और शक्ति में द्वितीय विभक्ति वो फर्स्ट में आ गया, शक्ति में अनतिक्रम्य। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, यथा पूर्वम। पूर्वम पहले आ गया, जो बाद में था वो पहले आ गया, और यथा अनतिक्रम्य। ठीक है, अब थर्ड देखिए, यथा स्थानम। यथा स्थानम, यथा की जगह पर लिख लीजिए, यथा किस में चेंज हो गया, अनतिक्रम्य में, और स्थानम का यहाँ पर स्थानम ही आएगा। ठीक है, स्थानम। स्थानम अनतिक्रम्य, स्थान के अनुसार। इसका अनतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है, के अनुसार। के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये 6 शब्द पढ़े सीखे। तो इन 6 के 6 को जो है हम अच्छी तरह से लर्न करेंगे, और जो उदाहरण इसमें दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे। तो चाहे कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी उदाहरण आ जाए, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। तो अब यही भाव समास हमने किया, जिसमें पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, और प्रधान भी होगा। और जो उदाहरण दिया होगा, जो स्टार्टिंग में है, जो भी चेंज होता है वो बाद में चला जाएगा, और जो दूसरा पद दे रखा है वो पहला पद बन जाएगा विभक्ति के अनुसार। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।